अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर साइंस। बेटा कल हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमने जो थ्योरी के टॉपिक्स कवर किए थे, और मैंने क्या कहा था कि हम आज क्या करेंगे, उससे रिलेटेड करेंगे प्रॉब्लम्स जो कल हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, ठीक है ना। आज से हम करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर गॉसियस लॉ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ इसमें हैं, लेकिन उनको उतार लेना, ठीक है। आज समझाऊंगी नहीं, प्रॉब्लम्स और गॉसियस लॉ में ही मेरे ख्याल में घंटा ही लग जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ की स्लाइड्स मैंने इसमें इसलिए रखी हैं ताकि वो उतार लो, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, कल जो हमने टॉपिक कवर किया था कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उससे रिलेटेड क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, जब मेरे लेक्चर लिया करो तो उस वक्त बुक और 10 ईयर सामने रखा करो, ठीक है। बुक और 10 ईयर सामने रखा करो। अगर वो सामने नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे काम, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकते। न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्वेश्चन हो, ठीक है। क्वेश्चन अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, सवाल होना ज़रूरी है। इस वक्त जो मैं समझाने जा रही हूँ, स्लाइड देखो कौन सी है, एग्जाम्पल है 12.1। मैंने कहा था कि बुक सामने रखना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम पहले मैं पढ़ लेती हूँ। 12.1 है क्या, ये है कूलम्स लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4 एक्सपोनेंट -6 कूलम इज़ प्लेस्ड ऑन अ लाइन बिटवीन 2 चार्जेस B of 8 exponent -6 coulomb and C of -9 exponent -6 coulomb. The charge A is 4 meter from B and 10 meter from C. What is the force on A? ओके देखो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 3 चार्जेस हैं A, B और C। ए की वैल्यू है 4 एक्सपोनेंट -6 कूलम, बी की वैल्यू है 8 एक्सपोनेंट -6 कूलम, सी की वैल्यू है -9 एक्सपोनेंट -6 कूलम, ठीक है। फिर इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, 2 डिस्टेंसेस गिवन हैं। एक डिस्टेंस है 4 मीटर, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, और इसी तरह से ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। देखो डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। अब क्या है, 3 चार्जेस हैं, ठीक है। बी और सी को कहाँ रखा है, एक हम सपोज कर लेते हैं, एक के स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के 2 एंड्स पे 2 चार्जेस पड़े हैं, एक बी और एक सी, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक चार्ज कौन सा है, पॉइंट बी पे पड़ा है, दूसरा कहाँ पड़ा है, पॉइंट सी पे पड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे शो करेंगे हम Q1, Q2 और Q3 से। अब Q1 किसे कहा मैंने, कि जो चार्ज पड़ा है पॉइंट A पे उसे हम कह रहे हैं Q1, जो पॉइंट B पे चार्ज रखा हुआ है वो है Q2, और जो पॉइंट C पे रखा हुआ है चार्ज वो कौन सा है, Q3। देखो डेटा में भी नज़र आ रहा है। अब कहते हैं कि 2 एंड्स पे B और C पे Q2 और Q3 पड़े हैं, फिर एक तीसरा चार्ज है जो पॉइंट A पे ला के रख देते हैं Q3, और Q3 की वैल्यू क्या है 4 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। अब कहते हैं A से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, इसी तरह से A से लेकर C तक का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। पॉइंट A पे जो चार्ज पड़ा है वो कौन सा है, Q1, पॉइंट B पे जो चार्ज है वो कौन सा है, Q2, और पॉइंट C पे जो चार्ज क्या है वो है Q3। इट मीन्स Q1 से लेकर Q2 तक का डिस्टेंस क्या है 4 मीटर। तो Q1 से लेकर Q2 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम शो करेंगे R12, ठीक है। R12 हम क्यों रखे हैंगे कि चार्जेस Q1 और Q2 हैं यहाँ पे, तो इसी तरह से Q1 और Q की वजह से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को भी कहेंगे R1 और R12, ठीक है। फिर क्या है, पॉइंट A से लेकर C तक का डिस्टेंस कहते हैं कितना है 10 मीटर। पॉइंट A पे जो चार्ज है वो क्या है Q1, पॉइंट C पे जो चार्ज है वो कौन सा है Q2। तो अब हम डिस्टेंस को क्या नाम देंगे कि चार्ज Q1 और Q2 है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 13, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 13। तो R13 क्या है 10 मीटर, R12 क्या है 4 मीटर। R12 क्यों है कि ये वो डिस्टेंस है जो Q1 और Q2 के बिटवीन गिवन है, और R13 10 मीटर, इसको हमने R13 क्यों कहा, इसलिए कहा कि ये वो डिस्टेंस है जो चार्ज 1 और 3 के दरमियान है, ठीक है।
अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि अब हमें फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है ना। कहते हैं कि हमें करना क्या है कि क्वेश्चन में व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ए। जब हम चार्ज ए को दो चार्ज, किसी भी चार्ज को अगर दो चार्जेस के सेंटर में रखें तो क्या होगा कि दोनों कॉर्नर्स पे जो चार्जेस हैं, यहाँ पे कौन कौन से चार्जेस हैं कॉर्नर्स पे, Q2 और Q3। Q2 भी Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा और Q3 भी Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा। जो सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, साइड वाले जो चार्जेस हैं दोनों सेंटर वाले चार्जेस पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो टोटल फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल फोर्स इक्वल्स टू F12 एंड F13, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि चार्ज 2 जो है किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, चार्ज 1 पे। और F13 क्या शो कर रहा है, F13 शो कर रहा है कि चार्ज 3 किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, 1 पे, ठीक है। 1 2 का मतलब क्या है कि 2 1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसी तरह से 1 3 का मतलब क्या है, चार्ज 3 चार्ज 1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। और 1 कौन सा वाला चार्ज है, जिसे सेंटर में रखा है। तो चार्ज 2 भी चार्ज 1 पे फोर्स अप्लाई करेगा, चार्ज 3 भी चार्ज 1 पे फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि हमने उसे कहाँ रख दिया है, सेंटर पे रख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, और दूसरा देखो इसकी वैल्यू भी कम है। यहाँ देखो जिसको हम सेंटर में रख रहे हैं उस चार्ज की वैल्यू कम है, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है कि के की वैल्यू हमें पता है कि के की वैल्यू क्या है ना, कांस्टेंट होती है। अब हम क्या करेंगे कि F12 F13 के लिए अलग अलग फार्मूला अप्लाई करेंगे। F12 है तो चार्ज क्या होगा, Q1 Q2, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12। तो फार्मूला हो जाएगा F12 इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पे। के कितना है, 9 एक्सपोनेंट प्लस 9। Q कितना है, Q1 है 4 एक्सपोनेंट माइनस 6। Q2 कितना है, 8 एक्सपोनेंट माइनस 6, ठीक है। और R12 कितना गिवन था, 4 मीटर। तो R12 की जगह रख देंगे हम 4 मीटर, और R पे स्क्वायर होता है तो 4 पे भी क्या करेंगे, हम स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे F13 के लिए। F13 के लिए फार्मूला हो जाएगा F13 इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R13 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 13 है तो चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, Q1 Q3, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R13। Q1 की जगह Q1 की वैल्यू रखेंगे, Q3 की जगह Q3 की रखेंगे। R13 कितना है, 10, तो उसकी जगह क्या रख देंगे, 10, और K की वैल्यू क्या होती है, 9 एक्सपोनेंट प्लस 9। अब हमारे पास F12 भी आ गया, F13 भी आ गया, ठीक है ना। तो टोटल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, F इक्वल्स टू F12 प्लस F13, ठीक है। फिर इसका हम क्या करेंगे, सम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये थी एग्जाम्पल 12.1। अब मैं समझाने जा रही हूँ प्रॉब्लम 12.1, ठीक है। प्रॉब्लम 12.1 और एग्जाम्पल 12.1 नहीं, अब हम कर रहे हैं 12.2, ठीक है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम है 12.2। जो एग्जाम्पल है 12.1 एज इट इज़ उसी तरह से है प्रॉब्लम 12.2, सिर्फ वैल्यूज़ अलग अलग हैं। इसको देख लेते हैं हम। कहते हैं 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 and -1 exponent -2 point charges of +1 exponent -4 and -1 exponent -4 कूलम। कहते हैं दो चार्जेस हैं, दोनों की देखो वैल्यू सेम है, एक चार्ज प्लस में है एक माइनस में है। इट मीन्स इन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स होगी, अगर सिर्फ दो ही हमारे पास चार्जेस हों तो फोर्स कौन सी होगी, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर आगे कहते हैं आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, के दो एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट पे हमने एक एंड पे एक चार्ज रख दिया +1 एक्सपोनेंट -4 कूलम, दूसरे एंड पे लाइन के दूसरा चार्ज रख दिया -1 एक्सपोनेंट -4 कूलम। कहते हैं दोनों, एक को मैंने कहा एक है Q1, ठीक है, दूसरा क्या है Q2। अब दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा कि +1 एक्सपोनेंट -4 कूलम है Q1, और -1 एक्सपोनेंट -4 क्या है, ये इसको कह दिया Q2। तो Q1 से लेकर Q2 तक का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे
सेंटीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 40 सेंटीमीटर को जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो अब आगे क्या कह रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने क्या कहा कि एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन के दोनों एंड्स पे एक एक चार्ज रख दिया और दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 40 सेंटीमीटर और मीटर में कितना है 0.4 मीटर। फिर आगे कहते हैं अ चार्ज +6 एक्सपोनेंट -5 कूलम इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम। अब क्या कहते हैं, Q1 और Q2 के बिल्कुल सेंटर में एक चार्ज रख दिया, ठीक है, और उसकी वैल्यू कहते हैं क्या है, +6 एक्सपोनेंट -5। मिडवे बिल्कुल सेंटर में रखा। अब मैंने कहा जो सेंटर में चार्ज रख रहे हैं वो है Q3, ठीक है। जब सेंटर में हम रखेंगे Q1 और Q2 के बिल्कुल सेंटर में एक चार्ज Q3 रख दिया तो इट मीन्स Q1 से लेकर Q3 तक का डिस्टेंस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से Q2 से लेकर Q3 तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो भी 20 हो जाएगा क्योंकि ये सेंटर में रख रहे हैं ना। और 20 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो Q1 से लेकर Q2 तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। इसी तरह से Q2 और Q3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर को फिर से कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में और क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। अब देखो डायग्राम में मैंने बताया भी हुआ है, ठीक है, डायग्राम को भी देख लेना, ये बहुत हेल्प करेगी समझने में। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रही हूँ। कहते हैं 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +1 एक्सपोनेंट -4 कूलम एंड -1 एक्सपोनेंट -4 कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4040 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। A charge of +6 exponent -5 coulomb is placed midway between them. What is the magnitude and direction of the force? अब क्या कहते हैं, जब हम तीसरे चार्ज को सेंटर में रखेंगे तो टोटल फोर्स क्या होगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने एग्जाम्पल की थी, ये भी उसी तरह से होगा कि जब चार्ज 3 को हम Q1 और Q2 के सेंटर में रखेंगे तो Q1 भी क्या होगा, Q3 पे फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 भी क्या करेगा, Q3 पे डिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगा। तो Q1 और Q2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F12 = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12²। F12 है तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R12, और चार्जेस भी हम कौन से रखेंगे, Q1 Q2। इसी तरह से जब हम 2-3 के लिए करेंगे तो फोर्स हो जाएगी F23 = K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। चार्ज अगर क्या है 1-2 है तो फोर्स 1-2 होगी, डिस्टेंस भी 1-2 होगा, चार्जेस भी हम Q1 और Q2 रखेंगे। जब फोर्स हो जाएगी 2-3 तो चार्जेस भी Q2 Q3 रखेंगे और डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R23, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स इक्वल हो जाएगी F13 + F23 और K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि F13 और F23 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आसान है, ठीक है ना। और दोनों को ऐड कर देंगे F13 F23 की वैल्यू को, तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम है 2012 के क्वेश्चन नंबर है 13। ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, ये तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पे, ये तो कौन सा था, 2012 का था। इसके बाद है क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, 2011 का क्वेश्चन नंबर है 7। इसका डेटा वगैरह नहीं बना, अब ये खुद से करना है तुम्हें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, एक होमवर्क भी दे रही हूँ साथ साथ तुम लोगों को, ठीक है। ये तो सॉल्व क्वेश्चन थे ना। अब है एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल है, ज़रा मुझे वहाँ तक जाने दो, ठीक है ना।
अच्छा, एक एग्जाम्पल मैंने 12.1 करवा दी तुम लोगों को, ठीक है। 12.2 नहीं करनी। एग्जाम्पल है 12. इलेक्ट्रिक फील्ड वाली भी थी इसमें। अच्छा, एग्जाम्पल है 12.4, 12.5, 12.6 और तुम्हारी बुक का पेज नंबर है 46, 47। अब ये तुम्हें खुद से सॉल्व करनी है, मैं समझा रही हूँ। एग्जाम्पल है 46, 40 पेज नंबर है 46, 47 पे 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। नहीं सॉरी, 3 नहीं बल्कि 2, 12.4, 12.5, ठीक है। 12.4, 12.5 जो एग्जाम्पल हैं, ये दोनों की दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है। अभी जो मैंने करवाई थी एग्जाम्पल 12.1, प्रॉब्लम 12.2 और जो 10 ईयर के 2 ईयर हैं, ठीक है ना, ये चारों की चारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम्स हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड थी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने टॉपिक किया था उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो है पेज नंबर 46 और 47 पे 2 एग्जाम्पल्स हैं 12.4, 12.5, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम भी थी वैसे, हाँ, इसके बाद है हाँ, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर है 6। ये फेयर में तुम्हें लिखना है, ठीक है ना। 12.4, 12.5 एग्जाम्पल और प्रॉब्लम है 12.6। ये तीनों को तीनों जो रिलेटेड हैं, एग्जाम्पल और प्रॉब्लम, ये रिलेटेड हैं किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। अभी मैं समझाने जा रही हूँ 12.4 एग्जाम्पल है, ठीक है। बुक खोल के सामने रखो, पेज नंबर है 46। मैं हमेशा क्या कहती हूँ, जब भी मैं प्रॉब्लम्स करवा रही हूँ, ठीक है ना, प्रॉब्लम हो या थ्योरी हो, जो भी हो, बुक अपने सामने रखा करो। जैसे ही क्लास का टाइम हो, क्लास के टाइम से पहले ही बुक 10 ईयर रफ कॉपी पास लेके बैठा करो, बल्कि फेयर कॉपी, ठीक है ना। उसमें कहीं साइड पे पेंसिल पे लिख लो, बाद में उसे फेयर कर लिया करो, ठीक है। चैप्टर नंबर है ये 12। अब जैसे मैंने बताया कि अब ये तुम्हें खुद से लिखना है और फेयर में लिखना है। कैसे लिखोगे कि जहाँ न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहोगे ना, वहाँ पहले एक ब्रैकेट बना लो और उसमें लिखो क्या, एग्जाम्पल 12.1, प्रॉब्लम 12.2 और 10 ईयर की जो 2 क्वेश्चंस हैं, इनको एक ब्रैकेट में रखो और ब्रैकेट के बाहर लिखो कूलम्स लॉ, ताकि तुम्हें याद रहें ये 4 प्रॉब्लम्स क्या हैं कूलम्स लॉ की। फिर इसके बाद क्या करो, नंबर 2 नेक्स्ट लाइन में लिखो, उसमें भी एक ब्रैकेट ओपन करो, उसमें लिखो एग्जाम्पल 12.4, प्रॉब्लम 12.5, फिर लिखो एग्जाम्पल 12.4, एग्जाम्पल 12.5, प्रॉब्लम 12.6। ये तीनों जो एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम जो हैं ये किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसा होगा कि अब जब भी तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें याद करना होगा, टेस्ट होगा, जैसे ही रजिस्टर खोलोगे ना फ़ौरन तुम्हें नज़र आ जाएगा, हाँ ये 4 थी प्रॉब्लम हैं या एग्जाम्पल हैं, ये न्यूमेरिकल किसके हैं? कूलम्स लॉ के। और ये नंबर 2 पे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये कौन से हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ठीक है। एक जैसे जो टॉपिक से रिलेटेड होती है ना क्वेश्चन प्रॉब्लम्स, उनको एक साथ करते हैं। फिर अगला टॉपिक अगर अलग है तो फिर क्या करते हैं, जो एक जैसी एग्जाम्पल हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको एक साथ करते हैं, तो उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या किया करो, जल्दी जल्दी से पेंसिल से लिख लो, या दोबारा जब सुनोगे ये मेरा रिकॉर्डिंग तो पेंसिल से लिख लो, ताकि ये तुम्हारे पास फेयर रहे, सेफ़ रहे। जितनी दफ़ा रजिस्टर खोलोगे, जितनी दफ़ा टेस्ट होगा, पेपर होंगे, तो ये चीज़ें तुम्हें क्या हो जाएंगी, याद रह जाएंगी, जहन में रह जाएंगी, ठीक है। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल 12.4 पे। एग्जाम्पल है 12.4 और बुक का पेज नंबर है 46। इसमें कह रहे हैं चार्जेस ईच ऑफ 3 माइक्रोकूलम, charges each of 3 microcoulomb are placed at 3 corners of a square whose diagonal is 6 centimeter long. Find the field intensity at the point of intersection of diagonals. देखो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पे चार्जेस प्लेस करते हैं और हर चार्ज की वैल्यू क्या है, 3 माइक्रोकूलम। और डायगनल की जो लेंथ है वो है, स्क्वायर का जो डायगनल है उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर।
अब कहते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ना, स्क्वायर है। डॉटेड लाइन क्या है? ये है एक स्क्वायर के दो डायगनल्स होते हैं, दोनों डायगनल्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। स्क्वायर के डायगनल्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है, दो डॉटेड लाइन्स हैं, ये दोनों डॉटेड लाइन शो कर रही हैं डायगनल ऑफ स्क्वायर को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? यहाँ पे ओ, जहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो ये स्क्वायर का जो डायगनल हैं, दो डायगनल्स हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओ पे चाहिए। अब क्या है कि देखो, अब यहाँ पे इसकी साइड्स क्या हैं? ए बी सी डी, चार कॉर्नर है ना, ए बी सी डी चार कॉर्नर हैं। तो अब हम सपोज कर रहे हैं कि ए बी और सी पे चार्जेस पड़े हैं, डी पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि तीन चार्ज है ना, और तीनों क्या है? 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम। ए पे चार्ज पड़ा है 3 माइक्रोकूलम, बी पे चार्ज पड़ा है 3 माइक्रोकूलम, सी पे चार्ज पड़ा है 3 माइक्रोकूलम, डी वाला जो कॉर्नर है वो खाली है, ठीक है ना। इसका मतलब जो डायगनल है ए और सी के दरमियान जो डायगनल है, इसके दोनों एंड पर चार्जेस होंगे, है ना। और जो डायगनल बी और डी के सेंटर में दरमियान में आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट बी पे चार्ज होगा, डी खाली है क्योंकि तीन चार्जेस ही तीन हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि हम सेंटर से देखते हैं, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब हम देखेंगे तो ए और सी पे सेम चार्ज है, ठीक है, सेम चार्ज है। और यहाँ पे क्या होगा? सेम चार्ज की वजह से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से क्या होगी? अपोजिट होगी। पॉइंट ए और पॉइंट सी पे जो चार्ज पड़े होंगे दोनों की वैल्यू सेम होंगी, 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है, जो पॉइंट ए पे और पॉइंट सी पे, ये अलग अलग होगी, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा कैसे? सेंटर की तरफ है। अब क्या होगा कि पॉइंट ए और सी पे दो चार्जेस होंगे, दोनों की वैल्यूज सेम होंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी पॉइंट ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से और पॉइंट बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से वो एक दूसरे की अपोजिट होगी। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए एंड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट सी, ठीक है, कैंसल्ड ईच अदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर देगी? एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। कैंसिल क्यों करेगी? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q2। अब क्या है? सेम चार्ज हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ क्या हो जाएंगी? यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। ए और सी वाले पे जो होंगी यहाँ कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास जो बचेगा सिर्फ एक चार्ज बचेगा, जो कहाँ पे पड़ा हुआ है? पॉइंट बी पे। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू मिलेगी सिर्फ जो पॉइंट बी पे चार्ज पड़ा है उसकी वजह से मिलेगी, ठीक है। ए और सी पे जो चार्ज पड़ा होगा वो कैंसिल हो जाएंगी उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ इसलिए कैंसिल होंगी कि Q1 और पॉइंट ए और पॉइंट सी पे जो चार्ज होगा उनकी वैल्यूज सेम हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी एक दूसरे के। इसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ बुक में लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे E का फार्मूला लिखा नहीं हुआ, मैं बता देती हूँ। E का फार्मूला होगा E इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। E का फार्मूला होगा KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और दूसरा यहाँ पे देखो डेटा भी नहीं बना। अब ये डेटा तुम्हें खुद से बनाना है। डेटा की हेडिंग लगाओगे, लिखोगे Q1 इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा Q2 इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, Q3 इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना लेंथ ऑफ डायगनल इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.06 मीटर। फिर K की वैल्यू लिखना डेटा में। K क्या हो जाएगा? 9 एक्सपोनेंट प्लस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए? E चाहिए। E के आगे लगा देना क्वेश्चन मार्क। फिर सोल्यूशन की हेडिंग लगाना, और सोल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद बुक में जो लिखा हुआ है ये हम लिखेंगे, या जो मैंने समझाया उसको इनवर्ड्स में लिख दो, ठीक है। फिर इसके बाद एक यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी डिस्टेंस की। हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो डायगनल है। डायगनल समझो डायमीटर है। यहाँ पे डायगनल क्या है? डायमीटर। जबकि हमें रेडियस चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है? रेडियस चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे कि डायगनल अगर गिवन होता है या डायमीटर, ठीक है, और से सुनना, अगर लेंथ ऑफ डायगनल गिवन है या किसी भी चीज़ का डायमीटर गिवन है,
तो उससे जब हम रेडियस फाइंड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियस इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, d क्या है? डायमीटर, या कह दो लेंथ ऑफ डायगनल। तो हम क्या करेंगे, जो लेंथ गिवन है डायगनल की उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 को जब सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.03 मीटर। यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है बुक में 3 एक्सपोनेंट माइनस 2, तुम लोग रखोगे 0.03 या 2 एक्सपोनेंट माइनस 2 भी सही है। ठीक है, सॉरी 3 एक्सपोनेंट माइनस 2 भी सही है। और E का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E से शो करेंगे, ये होगा कैपिटल E इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के की जगह रखेंगे 9 एक्सपोनेंट प्लस 9, क्यू क्या है 3 माइक्रो कूलम। अच्छा, इस माइक्रो भी को भी हम अभी हम ख़त्म करेंगे। 1 माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁻6 के। 1 माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁻6 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 3 और माइक्रो की जगह लगा देंगे -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट -6। तो Q की जगह हम रखेंगे 3 एक्सपोनेंट -6 और डिस्टेंस की जगह हम रखेंगे 0.03 का स्क्वायर, या फिर हम क्या रख सकते हैं 3 एक्सपोनेंट -2 सॉरी 0.03 इक्वल होता है 3 एक्सपोनेंट -2 के। ठीक है, उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। ओके, इसके बाद है पेज नंबर है 47 पे एग्जाम्पल है 12.5। एग्जाम्पल है हमारे पास 12.5। अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, और डेटा तुम लोग खुद से बनाओगे, इसमें डेटा नहीं बना हुआ लेकिन तुम लोगों को बनाना है। क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हम कैपिटल E की वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे कहते हैं मिडवे बिटवीन द चार्जेस, यानी कि 2 चार्जेस हैं उनके सेंटर में, मिडवे मीन्स सेंटर में। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिडवे बिटवीन द चार्जेस प्लस 1.67 एक्सपोनेंट -7 कूलम एंड -1.67 एक्सपोनेंट -6 कूलम। 2 चार्जेस हैं। ठीक है, प्लस वाले को हम क्या कर देंगे Q1, माइनस वाले को हम क्या कर देंगे Q2। वैसे किसी को भी Q1 Q2 रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 चार्जेस हैं, एक को हम सपोज करेंगे Q1, दूसरे को Q2। ठीक है, फिर कहते हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर के 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, स्ट्रेट लाइन है। एक एंड पे एक चार्ज पड़ा है, दूसरे एंड पे दूसरा चार्ज पड़ा है, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 60। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है मिडवे। तो अब हम सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे। सेंटर से Q1 तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा 30। इसी तरह से सेंटर से Q2 तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 30। सेंटर जब इसको हम हाफ करेंगे तो 60 का हाफ क्या होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा Q1 Q2 रखोगे, इसी तरह से डिस्टेंस रखोगे R1 30 सेंटीमीटर, R2 भी 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, और K की वैल्यू भी डेटा में रखेंगे। K क्या है 9 एक्सपोनेंट प्लस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे डेटा ही में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करेंगे कैपिटल E से। कैपिटल E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 हम क्यों रखेंगे, क्योंकि 2 चार्ज हैं ना, Q1 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, Q2 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कल मैंने समझाया भी था, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर मैग्नेटिक चार्ज है तो उसके अराउंड क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। खुद ब खुद ये फिनोमेना चल रहा होता है, हम कुछ भी नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से डेवलप हो रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, जितने चार्ज हैं हर चार्ज की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहाँ पे 2 चार्ज हैं तो दोनों की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमें सेंटर में चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे सेंटर में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 2, दोनों का हम सम लेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम के भी रख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखें या फिर हम के रखें, दोनों की वैल्यू क्या होती है 9 एक्सपोनेंट प्लस 9। E1 है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। E2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज़ रख देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 एक्सपोनेंट प्लस 9। ठीक है, अब इन्होंने तो जैसे भी सॉल्व किया हुआ है, तुम लोग कैसे रखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह रखोगे 9 एक्सपोनेंट प्लस 9। ठीक है, और Q1 की जगह रखोगे प्लस 1.67 एक्सपोनेंट -7। R1 की जगह रखोगे 0.03 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन होगा, फिर रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोबारा से आ गया तो इसकी जगह रखेंगे 9 एक्सपोनेंट प्लस 9। Q2 की जगह रखेंगे -1.67 एक्सपोनेंट। अच्छा, एक चीज़ और रखेंगे प्लस। जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो Q1 और Q2 की वैल्यू चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस, हमेशा प्लस में रखते हैं जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज़ रखने जाते हैं तो Q की वैल्यू हमेशा प्लस में रखते हैं, माइनस में नहीं रखते। ये वाला जो गिवन है ना -1.67 एक्सपोनेंट -7, हम माइनस हम जब डेटा में हम रखेंगे, सॉरी सोल्यूशन में हम रखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे Q2 की, तो हम प्लस ही रखेंगे, माइनस नहीं रखेंगे। ये जो प्लस या माइनस का साइन है 1.67 से पहले, ये सिर्फ नेचर ऑफ फोर्स बताने के लिए होता है कि एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो इन दोनों के दरमियान फोर्स होगी अट्रैक्टिव। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। प्लस या माइनस का साइन जो होता है चार्ज से पहले, ठीक है, चार्ज की वैल्यू से पहले, वो क्या बताता है? सिर्फ नेचर ऑफ फोर्स बताता है कि जो फोर्स है वो रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और Q की वैल्यू रखेंगे तो Q को हमेशा प्लस में रखते हैं, क्योंकि माइनस वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का सम लेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, एक होमवर्क दे रही हूँ, जो प्रॉब्लम है 12.6, उसका एटलीस्ट डेटा बनाओगे। सॉल्व मैं करवाऊँगी लेकिन डेटा तुम लोग खुद बनाओगे। ठीक है, तुम्हें डेटा क्वेश्चन समझना है, समझ के डेटा बनाना है। प्रॉब्लम 12.6 का एग्जाम्पल 12.3 का पेज नंबर है ये 44। पेज नंबर क्या है? ये 44 पे है। एग्जाम्पल है 12.3, और इसी तरह से एग्जाम्पल है 12.6, पेज नंबर है 47 पे। ठीक है, इनके को पढ़ के इनका डेटा बनाना है तुम लोगों को। ये है तुम्हारा होमवर्क। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, और तुम्हें क्या करना है? इसको पहले सुनना है, फिर इसको चाहे तुम्हारे पास ये सामने है ना, बुक से पढ़ोगे और इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको खुद से सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, आज तक के लिए इतना ही है। संडे की छुट्टी है। अब तुम्हें इनकी जितना मेरा ये हो गया है ना, ये इसका तुम्हारा टेस्ट है मंडे को। चैप्टर 12 जितना मैंने पढ़ा दिया है, इसका टेस्ट है तुम्हारा मंडे को। मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने उसी वक्त बेटा मैंने बताया था, जैसे जैसे मेरे टॉपिक कंप्लीट होते जाते हैं मैं वैसे वैसे टेस्ट लेती हूँ। हर एक टॉपिक के बाद टेस्ट होता है मेरा। अगर मैं टेस्ट नहीं लूँगी तो काम जमा होता चला जाएगा, तुम्हारे जहन से निकल जाएगा, तुम्हें भी याद नहीं रहेगा, कन्फ्यूजिंग होता है, फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। फिर बच्चे कहते हैं हाँ समझ में नहीं आया, मिस को समझाना नहीं आता, ये दिस एंड दैट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिस को भी समझाना आता है, तुम्हें भी समझ में आता है, बात सारी इतनी है, समझ लिया, उसको याद भी रखना है, और याद रखने के लिए ज़रूरी होता है टेस्ट। तो अब मंडे को तुम्हारा टेस्ट है। अच्छा, मंडे को ऐसा है कि मंडे को टेस्ट भी है, छोटा टेस्ट होगा। पहले आधा घंटे का मैं लेक्चर होगा, फिर उसके बाद मैं टाइम दूंगी, टेस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, और टेस्ट में जब लेक्चर आधे घंटे का हो जाएगा उसके बाद अपलोड करूँगी। टेस्ट के साथ लेक्चर के साथ टेस्ट नहीं होगा, छोटा सा टेस्ट है, आधा घंटे का टेस्ट है। पहले आधे घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 30 मिनट के बाद तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलो, कल तक मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और संडे को तैयारी करनी है तुम्हें, ठीक है, टेस्ट की।